हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। फर्स्ट थिंग्स वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल मीन्स तो आप जानते हैं कि जो केमिकल चेंज हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में जानते हैं। लेकिन एक टर्म इसमें काइनेटिक्स आया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो काइनेटिक्स मीन्स क्या है? काइनेटिक मीन्स जो है कि मूवमेंट से मतलब है। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट या मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक मीन्स मूवमेंट या मोशन से मतलब है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ये क्लास 12 सीबीएसई का यूनिट 4, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? तो देखो, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, द स्टडी ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट, ठीक है। जो रिएक्शन के रेट की स्टडी, ठीक है, एंड दियर मैकेनिज्म, एंड दियर मैकेनिज्म are called chemical kinetics, are called chemical kinetics, chemical kinetics, ठीक है। ये कंपटीशन के वे में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है और आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 या 7 मार्क्स का ये इंक्लूड है क्वेश्चन। तो द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट के बारे में स्टडी करना, एंड दियर मैकेनिज्म, और उनकी क्रियाविधि। मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविधि, कि कोई रिएक्टेंट सब्सटेंस कैसे किन स्टेपों में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग केमिकल काइनेटिक्स की मीनिंग समझ चुके होंगे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड दियर मैकेनिज्म और कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी, है कि हम जो स्टडी करते हैं रिएक्शन के रेट के बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं, वही जो है कि केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। और आप बुक में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा लंबी चौड़ी दिया हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। वो भी रिएक्शन ठीक है और ये भी काफ़ी सॉलिड रिएक्शन ये डिफिनीशन है। तो आप बुक वाले भी ले सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको केमिकल काइनेटिक्स की ये जो रिएक्शन है इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, जैसे बुक में आपको बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अफेक्टिंग करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनसे भी इसको जो है कि हम देख सकते हैं। अब इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। कि जैसे अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल लें कि सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ठीक है। एक सब्सटेंस हमने क्या लिया है, ग्रेफाइट लिया है, और एक ग्रेफाइट क्या हो रहा है, डायमंड में चेंज हो रहा है। ग्रेफाइट जो है कि डायमंड में चेंज हो, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट जो है ये तो आपका रिएक्टेंट है,
इसमें केमिकल चेंज होगा और इसमें कन्वर्ट होगा, डायमंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है, लेकिन हमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानना है। तो ग्रेफाइट से जो डायमंड बन रहा है तो इसके बीच में क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं उसे हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं उसे हमें जानने की जरूरत है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, कुछ प्रेशर को यहाँ पर लगाया गया है और जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट चेंज इनटू डायमंड। अब इसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि इसकी क्वांटिटी सपोज कर लीजिए कि 500 ग्राम मान लीजिए या 1 kg मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, 500 ग्राम। तो अब 500 ग्राम से कितना क्वांटिटी, जैसे हमें अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे टाइम क्या है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 500 ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट होने में क्या ड्यूरेशन लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक तो हमें जो है कि टाइम की जरूरत नीड है कि हम टाइम का इसको फाइंड करें, और फिर जब हमें टाइम पता चल जाएगा तो वो ही जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा। फिर से देखिए, हमने ग्रेफाइट लिया, उस पर कुछ टेम्परेचर इम्प्लीमेंट किया, प्रेशर इम्प्लीमेंट किया, और ग्रेफाइट क्या है कि डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। डायमंड के बारे में जानते होंगे, ये एक नॉन मेटल और काफ़ी जो है इसकी हार्डेस्ट होता है। ठीक है, तो 500 ग्राम अगर आपने ग्रेफाइट लिया और अब हम ये जाने कि कितने समय में, अगर मान लीजिए कि यही जो है कि ग्रेफाइट अगर 10 साल में या 15 साल में 500 ग्राम जो है कि डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर ऐसे रिएक्शन का क्या मतलब है, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं और देख रहे हैं तो उस टाइम पर कितना डायमंड बचा है और कितना जो है कि कितना ग्रेफाइट बचा और कितना डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें जो है कि उस टाइम के हिसाब से हम जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं कि एक तो हमें जो है कि कोई सब्सट्रेट ले रहे हैं या कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी कितने समय में जो है कि जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें जानना है तो वहाँ पे हमें टाइम की ज़रूरत है, और जिसके बेस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि छोटी सी कोई रिएक्टेंट सब्सटेंस लेते हैं, सिम्बलाइजेज, और रिएक्टेंट से जो है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका आर क्या है, आर किस चीज को शो कर रहा है, रिएक्टेंट को, और यह जो है कि प्रोडक्ट को शो कर रहा है, पी। ठीक है, ये प्रोडक्ट और कोई रिएक्टेंट सब्सटेंस है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और इसके लिए अगर हम टाइम को सपोज कर लें कि एट टी टाइम, एट T1 टाइम क्या लिए, एट T1 टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, एट T1 टाइम पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का R1 है। ठीक है, T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, R1। ठीक है, T1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसको भी हम मान लें। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने R1 मान लिया, और सपोज कर लिया कि कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का है वो कितना है, P1। अगर रिएक्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, आपने एक टाइम T1 लिया और T1 पर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना सपोज किया, R1। ठीक है, और कुछ जब अगर रिएक्शन हो रही है तो कुछ तो रिएक्टेंट जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसका कंसंट्रेशन आपने कितना ले लिया, P1 ले लिया। ठीक है, तो R1 जो है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और T1
कंसंट्रेशन है। कब? एट T1 टाइम, ठीक है, एट T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको आप किससे शो किए हो? R1 और P1। अच्छा, अब वही हम कुछ समय बाद देखते हैं कि एट टाइम T2 पर, एट टाइम T2 दूसरी समय ले लेते हैं और यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं? कंसंट्रेशन इसका R2 हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? P2। यह कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन किसका है? प्रोडक्ट का है। कब है? T1 टाइम। और ये कंसंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये कब है? ये दोनों अलग अलग टाइम पर, ठीक है, ये T1 टाइम पर आपको दोनों दिख रहा है और ये T2 टाइम पर, ठीक है। तो अगर हमने बताया कि एक तो आपको टाइम लेना है और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में इन्हीं दो चीज़ों को हमें बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर यहाँ पर देखिए दो तरह के रेट डिफाइन किए जा सकते हैं, डिटरमाइन किए जा सकते हैं। एक तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट R है और P प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक तो डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट के सीक्वेंस में भी हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। भाई जब ये रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ रेट जो है क्या होगा? डिसअपीयर होगा और वही उसकी क्वांटिटी जो डिसअपीयर होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाएगा वो टू सीक्वेंस में डिटरमाइन किया जाएगा। एक तो डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक तो डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट और हम इसको ये भी कह सकते हैं डिक्रीजिंग इन रिएक्टेंट और दूसरा इंक्रीजिंग इन प्रोडक्ट। तो दोनों के सीक्वेंस में हम इसको जो है कि डिटरमाइन करेंगे। पहले हम रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट के सीक्वेंस में देखते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरिंग इसको हम हटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे या फिर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है इस चीज को, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? यानी जो इसकी मात्रा डिक्रीज हो रही है। तो आप ये सपोज कर लो कि जब हम डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट के रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट नहीं हुई है रिएक्शन, बात समझ रहे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन तो कम होगा ना, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। या इसको डिसअपीयरिंग नहीं बल्कि डिसअपीयरेंस करेंगे, डिसअपीयरेंस, RANC, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है कि रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जैसे हमने यहाँ पे शो किया था ना कंसंट्रेशन, तो कोई चीज़ अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जा रही है तो उसका मतलब है कि हम उसके कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है। तो ये R2 माइनस R1, क्योंकि हम रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन T2 माइनस
T1 यानी इनिशियली टाइम कब, जब रिएक्शन फाइनल कब ये खत्म होती है, और इनिशियली टाइम कितना जो है कि कब रिएक्शन जो है कि स्टार्ट हो, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली होगा क्या, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी तो बहुत ही कम होगी, ठीक है, और इसमें से जब इसको हम माइनस कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको जो है कि हम माइनस करेंगे तो वहां पर जो है कि नेगेटिव चार्जेज आएंगे, ठीक है, वहां पर जो है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इसकी क्वांटिटी कम होगी, T2 माइनस T। यहाँ पर आप बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा होता है, ठीक है, किसी भी चीज का रेट जो है कि नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि अब आप कहोगे कि यहाँ पे माइनस लगाने से क्या मतलब है कि क्या वह रिएक्शन जो है कि नेगेटिव में जा रहे हैं, तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, बट व्हाई वी ऐड नेगेटिव साइन, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाते हैं। अब थोड़ा सा ये देखिए कि रिएक्टेंट जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, R2 माइनस R1 लिखा गया है, ठीक है, कब लिखा गया है, T1 टाइम पर, ठीक है, दोनों पर आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो जो R1 है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, R1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, क्योंकि रिएक्शन अभी इनिशियली प्रारंभ हुई है, स्टार्ट हुई है, तो जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें से इसको जो है कि हम इसमें से माइनस करेंगे, इसकी क्वांटिटी कम होगी, तो जो यह डेल्टा आर आएगा जो उसमें डिफरेंशिएट आएगा वह क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो इस नेगेटिव को प्लस करने के लिए हम यहाँ ऐसे कोएफिशिएंट्स माइनस का यूज करते हैं। अगर नहीं समझे हो तो फिर से देख लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने यहाँ R1, R2 और R1 लिखा है, तो R1 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें से R2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है ना कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो एकाएक जितने भी रिएक्टेंट होंगे सारे जो है कि उनकी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए ये धीरे धीरे जो है कि चेंज होगा, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इसकी क्वांटिटी जो है कि ज्यादा होगी और इसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, जब कम वाले में से ज्यादा वाले को माइनस करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, उसी चीज को प्लस करने के लिए यहाँ पर जो है कि माइनस लगाया गया है, ठीक है, और कुछ माइनस लगाने का वहां पे सीक्वेंस नहीं है, आप ये जानते हो कि किसी का रेट जो है कि नेगेटिव नॉट मे बी पॉसिबल, किसी का रेट नेगेटिव पॉसिबल नहीं, तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा, ठीक है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यही आपका डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा, रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा साइन जो है कि उनकी डिफरेंशिएट को शो कर रहा है कि जब हम R2 में से माइनस R1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और T2 में से माइनस T1 को करेंगे, तो ये तो सीक्वेंस में रहा किसके, डिसअपियरिंग ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अब जो है कि हम रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्ट के सीक्वेंस में भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसके सीक्वेंस में भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से केवल हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को ले लेंगे, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, अब इसको भी आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T,
ये किसके सीक्वेंस में हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यहाँ पर क्यों नहीं नेगेटिव लगाया गया। तो यहाँ पर नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया गया कि जो P2 की कंसंट्रेशन होगा वो P1 से ज़्यादा होगा, और जो P2 का कंसंट्रेशन P1 से ज़्यादा होगा तो P2 में से P1 को माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। और वही चीज़ हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब हम R2 लेस देन है R1 से, तो हम R2 में से R1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और उसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे कोएफिशिएंट्स माइनस का यूज किया गया था, क्योंकि किसी का रेट जो है कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं। तो यह आपका क्या आ गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये दोनों सीक्वेंस में आपने देखा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अब इसके बेस पर हम जो है कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं ये आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं कि डेल्टा माइनस डेल्टा R जो है डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, डेल्टा T जो है वह कितना इस चेंजेज में कितना टाइम कम कंज्यूम हुआ है उसको शो कर रहा है, और डेल्टा P जो है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, जो फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बच रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कह लीजिए एक तरह से। ठीक है, और वहाँ पे माइनस साइन लगा है, माइनस एक चीज़ और भी यहाँ पे शो कर रहा है, डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो ये इंक्रीजिंग को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिसअपीयरेंस मीन्स क्या होता है, डिक्रीजिंग से मतलब है, इसलिए भी वहाँ पे नेगेटिव सेंस को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके यूनिट की बात करें। ठीक है, कि जो हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात की है, अगर उसके यूनिट की बात करें तो क्या होगा, तो इन दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट मोल प्रति लीटर होती है। अभी यहीं पर आप यूनिट की बात कर लीजिए, यूनिट। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर में होता है। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो मोल प्रति लीटर, अब यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट के बारे में भी अक्सर पूछता रहता है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या प्रति मिनट, जिस यूनिट में भी टाइम दिया हो उसको आप लिख लेंगे। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट भी लिख सकते हैं, प्रति मिनट भी लिखा जा सकता है सेकंड में, जैसा ड्यूरेशन आपको लग रहा है। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया कि ये क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग एंड रेट ऑफ डिक्रीजिंग। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो आपने उसको देख लिया। अब हम बात करेंगे रेट, एवरेज रेट की। ठीक है, एवरेज रेट के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज के बारे में, तो एवरेज रेट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि एवरेज रेट क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज रेट देखिए कुछ नहीं है, बस बहुत ही आसान चीज है। एवरेज रेट इज इक्वल टू द एवरेज चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में चेंजेज आता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। एवरेज रेट क्या है कि एवरेज रेट एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेज आते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। तो एवरेज रेट को आप उसका इक्वेशन दे दे रहे हैं, ये ऊपर की चीज थोड़ा सा हटाते हैं, ये तो हो ही गया है।
हम बात कर लेते हैं एवरेज रेट की, ठीक है। एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज रेट इज इक्वल टू द एवरेज चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एवरेज चेंज होता है डेफिनेट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन में जो स्टूडेंट जो चेंजेज आते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बेसिकली क्या इक्वेशन को यूज करेंगे, यह हो जाएगा वही दोनों माइनस, यहाँ पे हम जो है कि डेल्टा का यूज करेंगे ना, माइनस जो रिएक्टेंट में चेंजेस आ रहे हैं अपॉन जो टाइम लग रहा है, ये हमने डेफिनेशन बताया ना, डेल्टा टी। अभी देखो रिएक्टेंट में एक डेफिनेट टाइम है, डेल्टा टी क्या है कि सपोज कर लीजिए कि कोई रिएक्शन जो है कि कोई उसमें ड्यूरेशन दिया है कि उसको कंप्लीट होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो 5 मिनट क्या है वो डेफिनेट, ठीक है। अब उसमें जो उसके रिएक्टेंट में चेंज आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यही आपका एवरेज रेट है। ये रिएक्टेंट के सीक्वेंस में है और ये प्रोडक्ट के सीक्वेंस में है। अब यहीं से आप डेफिनेशन को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। कि एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में जो डेल्टा यार शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आप ये भी कर सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा है, और जो एक डेफिनेट टाइम में इसके मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंजेज आ रहे हैं, यानी जो आपने निकाला था क्या चीज, R2 माइनस R1 की बात की, या यहाँ पर P2 माइनस P1 की बात की, ठीक है। तो ये मोलर कंसंट्रेशन में चेंज को शो कर रहे हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट, ठीक है। और एवरेज रेट की डेफिनेशन हमने बता ही दिया है। अब एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अब हम इस पूरे को हटाते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, आज अधिक से अधिक हम इसी टॉपिक को कवर करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक क्लास और बची हुई है। तो इंस्टेंटेनियस रेट की बात अगर हम करें तो इंस्टेंटेनियस रेट भी जो अब तक आपने रेट के बारे में स्टडी किया है उससे रिलेटेड है, कोई नई चीज नहीं है। पहले इसके बारे में समझ लो कि इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या चीज है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस टी, इसको ये बोलिए इंस्टेंटेनियस, यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इसको शॉर्ट में जो है कि रेट आइडेंटिटी से दिखा देते हैं, ठीक है, रेट इंस्टेंस लिख देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी गिव्स इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। It is equal to change in molar concentration of any reactant or product
पर यूनिट टाइम एट गिवन पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम एट गिवन पार्टिकुलर टाइम। किसी पार्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे रेट पूछ दिया जाए तो जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कितने उसके प्रोडक्ट जो है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको पूछ दिया जाए कि 10 मिनट बाद, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि डायमंड ले रहे हैं, अब उसकी जो भी क्वांटिटी हो और वो किसमें ये ग्रेफाइट ले रहे हो डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम पूछ दें कि 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद हमें जो है कि कितना क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट होगा वो गेन हो जाएगा। तो इस तरह के रेट को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, यानी फिक्स टाइम पर हमें उससे मोलर कंसंट्रेशन की बात कही जाए। ठीक है, फिक्स टाइम पर मोलर कंसंट्रेशन की बात अगर कही जाए, ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, ये रिएक्टेंट है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं जो जिसमें कि पूछता है कि पार्टिकुलर टाइम पर जो हमें ये प्रोडक्ट गेन होगा वो क्या होगा। अच्छा, इसमें ये है कि अगर थोड़ा टाइम ले रहे हैं तो वहाँ पे जो है थोड़े समय की बात करें, जैसे बहुत ही माइन्यूटली टाइम ले रहे हैं तो वहाँ पे जो उसमें चेंजेज आता है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो के द्वारा शो करते हैं। इसको हम रेट कहते हैं या फिर इसको एक सिंबल से और भी दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखा देते हैं। ये पूरा नहीं लिख के हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर भी लिख देते हैं। आपको बुक में यही साइन देखने को मिलेगी, स्मॉल आर और इंच। ठीक है, ये साइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कोई रिएक्टेंट है कि जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसको ये रिएक्टेंट के लिए, तो इसके लिए आर जो है कि क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि और इन आर इंच ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉल डी यहाँ पे लगा देते हैं, डिफरेंशिएट माइनस, ये रिएक्टेंट के सीक्वेंस में है। ठीक है, ये किसके सीक्वेंस में है, रिएक्टेंट के, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस और स्मॉल डी का यूज किया गया, तो स्मॉल डी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा तो यहाँ नहीं है, और यहाँ पर हम डी टी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आर के सीक्वेंस में है तो यहाँ पे आर लिख देंगे अपॉन डी टी। जैसा कि आपने पहले देखा था, चीजें वही, अगर हम प्रोडक्ट के सीक्वेंस में लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी। पर आज डिफरेंशिएट ऑफ टाइम जो है तो वहां पे पार्टिकुलर किसी टाइम की वो बात कर रहा है। अच्छा, स्मॉल टाइम की अगर बात कर रहा है, बहुत कम समय की अगर बात कर रहा है फॉर मोमेंटियन, तो उसके लिए जो हम ये डी टी की वैल्यू लेते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है। जो ड्यूरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही छोटे टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर समझ लो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आप अब तक तो जो है कि डेल्टा का यूज करते चले आए हैं, लेकिन अब स्मॉल डी का आप यूज कर रहे हो तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यही हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जो हमेशा हमें पिंच करते रहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इसको जान लो कि जो डेल्टा होता है ये लॉन्गर चेंज के लिए यूज होता है। जो डेल्टा साइन होता है यह जो है हम लिख दें इसके लिए कि डेल्टा यूज्ड फॉर लॉन्गर चेंज इन टाइम, जहाँ पे टाइम में ज़्यादा चेंज हो रहा है वहाँ पे डेल्टा साइन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इसके पहले रेट ऑफ रिएक्शन में देखा था, लेकिन ये जो स्मॉल डी होता है यह जो है इसका यूज किसके लिए यूज फॉर सॉर्टर।
शॉर्टेड चेंज इन टाइम। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। आपके किताबों में जो डेरिवेशन दिया है वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत वो हाईलाइट नहीं किया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्मॉल डी का यूज हुआ, ठीक है। अब जब टाइम में जो है कि शॉर्टेड चेंज आती हैं तो वहाँ पर हम इसको स्मॉल डी के द्वारा थ्रू करते हैं। जैसे हमने बोला ना कि इंस्टेंटेनियस रेट मीन्स क्या है कि जो पर्टिकुलर आपसे पूछ दी जाए 2 सेकंड बाद रिएक्टेंट की क्या कंडीशन होगा, मोलर कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन होगा, या कितने क्वांटिटी में हमें गेन होंगे, तो ये शॉर्ट उसमें जो है कि चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम डी का यूज करते हैं और कोई उसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब यही थोड़ा सा हम ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके अगर हम फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ अगर प्लॉट करें तो क्या होगा, ठीक है। अभी पहला फॉर रिएक्टेंट, ये अगर हम रिएक्टेंट के लिए ठीक है, फॉर रिएक्टेंट ये वाई एक्सिस आपकी हो गई और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जो है कि एक्स एक्सिस है। अब इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे तो टाइम 0 थी, उनके जो है कि किसके बीच में ले रहे हैं, इधर हम टाइम को शो कर रहे हैं, ये किस चीज को शो कर रहा है, इन टाइम, और जो है ये क्या है, वह इनके कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपने 0 टाइम है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, 0 टाइम का मतलब क्या है, इनिशियली, ठीक है। तो टाइम में कोई चेंज नहीं है ना, तो रिएक्टेंट के जो है कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा। लेकिन अगर आपने टाइम t1 ले लिया, यहाँ पर टाइम क्या है आपका t1, ठीक है। और जब आपने टाइम t1 लिया, फिर सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे टाइम जो है कि t2 ले लेते हैं, तो इन जैसे समय बीत रहा है वैसे इनकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ इनके कंसंट्रेशन में भी चेंज आएंगे। t1 पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, सपोज कर लीजिए कि ये R था, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीता तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो t2 पर क्या हो गया R2, ठीक है। t1 पे कंसंट्रेशन और t2 पे कंसंट्रेशन। अब इसको हम यहाँ से शो कर रहे हैं, ठीक है। t1 पे कंसंट्रेशन क्या था, R1 था, और t2 पे जो कंसंट्रेशन आ रहा है वो क्या है, R2, ठीक है। t2 पे जो कंसंट्रेशन आ रहा है वह क्या है, R2। तो अगर इसके सीक्वेंस में हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करें तो आप ये देखोगे कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर फॉर प्रोडक्ट के लिए अगर हम ग्राफ की प्लॉटिंग करें, फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। t1 पे कंसंट्रेशन क्या था, 0 से t1 पे गया टाइम, कुछ समय में था, तो कंसंट्रेशन उसका क्या था, यानी कम रिएक्टेंट जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन जैसे आप समय देख रहे हो कि t1 से t2 पर गए तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, यानी ज़्यादा रिएक्टेंट सब्सटेंस जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए कम गेन हो रहा है। और इसी का अपोजिट आप देखोगे प्रोडक्ट में, अगर उसी समय प्रोडक्ट के बीच में अगर ग्राफ हम प्लॉट करें तो प्रोडक्ट के सीक्वेंस में देखोगे तो कुछ अलग चीज़ें आपको दिखेगी, अलग टाइप से ग्राफ दिखेगा। वही एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आप क्या लेते हो, टाइम को ले रहे हो, और यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, कंसंट्रेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो t1 ये 0 है, यहाँ पे टाइम क्या है आपका t1 है, और यहाँ पे टाइम जो है t2, और यहाँ पर हम किसका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं,
वहां पर क्या था, रिएक्टेंट। ठीक है, तो T1 समय पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट आप समझ लीजिए, ये P2 है और यहाँ पर क्या है, P1, इधर लिख दीजिए P1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉटिंग करोगे तो वहां पे कुछ और आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है, वहां पर आपको जो है कि कुछ और दिखेगा कि R1 जब क्या था, R1 जब था आपका T1 पर तो ये रहा, T1 पर प्रोडक्ट आपका ये रहा, और T2 पर ये रहा। ठीक है, तो इनके बीच जो आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ दूसरी टाइप से देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मैच कर, ठीक है, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो आपने देखा कि टाइम में जो चेंजेज है और जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज है, टाइम और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया गया तो दोनों का सीक्वेंस कुछ अलग अलग आपको दिखा। ठीक है, अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, इसको हटाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। क्या, थोड़ा सा रेट पे कुछ एग्जाम्पल लेके हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल को लेकर हम बातें कर लें, देखें क्या उसमें चेंजेस आते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम जो है कि एक रिएक्शन लेते हैं Hg + Cl2। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है आपका Hg + Cl2। ठीक है, Hg और Cl2 ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, HgCl2, ये रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहे हैं, HgCl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। Hg मरकरी और क्लोरीन ये आपस में एडिशन का रिएक्शन कर रहे हैं और HgCl2 बना रहे हैं। ठीक है, मर्क्यूरियस क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, मर्क्यूरियस क्लोराइड। ठीक है, HgCl2। अब यहाँ पर अगर हमें रेट डिटरमाइन करना है तो रेट क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए हम रेट लिखें तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट होगा वह क्या हो जाएगा, -ΔHg, ठीक है, अपॉन ΔT माइनस रिएक्टेंट के सीक्वेंस में लिख रहे हैं डेल्टा Hg की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, ये नहीं होगा। अभी हम इस पे कुछ इंटैक्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, इंटैक्ट क्वेश्चन की भी बात करेंगे इस पर। और ये बराबर किसके हो जाएगा, वही चीज Cl2 में, ये दो रिएक्टेंट सब्सटेंशन, ये बराबर माइनस डेल्टा Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, और ये बराबर क्या हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट की सेक्वेंस में बात करेंगे। यहाँ पर जो है कि हमें कोई जो है कि वो नहीं करना है, तो यह हो जाएगा, इसमें जो चेंजेज आएंगे, देखो स्टूडेंट, जो इसमें चेंजेज आएंगे वह कैसे आएंगे कि आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का, ये दोनों रिएक्टेंट की सब्सटेंस है Hg और Cl2, और प्रोडक्ट इन दोनों में माइनस लगा है क्योंकि इनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, आफ्टर टाइम डिक्रीज हो रही है। अब इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो चेंज आएगा उसको हम शो कर देंगे, और यहाँ पर हमें माइनस साइन का यूज नहीं करने हैं क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है। क्या हो जाएगा, डेल्टा HgCl2
अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यह आपके रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के सीक्वेंस में और रिएक्टेंट के सीक्वेंस में हो जाएंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल था। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, और मर्क्यूरियस क्लोराइड का फॉर्मेशन का रिएक्शन था, और दूसरा जो है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में बात करते हैं कि 2HI है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, H2 और प्लस I2, H2 और I2 में। अगर इसके सीक्वेंस में हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इसके सीक्वेंस में अगर रेट की हम बात करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा HI का कंसंट्रेशन अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी की बात करें। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा टी की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ, टाइम ड्यूरेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा H2 के कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा I2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये उनके डिसोसिएशन के रेट रिलेटेड हो जाएंगे। एक आध 2 एग्जाम्पल की और हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर एक आध क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर लें, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ये क्वेश्चन दे कि आपको अगर क्वांटिटी दी हुई है तो उस पर रखकर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सीक्वेंस में इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है, तो N2 प्लस 3H2 ये क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की हम बात कर रहे हैं, 2NH3। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करें, बहुत सारा एग्जांपल दिया है, इसमें से आप जो है कि कोई भी ले सकते हो। एक आध और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इंटेक्ट क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, इंटेक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बहरहाल इसके बाद, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लें, इसके बाद एक आध एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक आध इंटेक्ट क्वेश्चन को लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की जो हम बात कर रहे हैं कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन होगा उसमें जो ड्यूरेशन है उसको हम देख रहे हैं 2NH के लिए। तो चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो आप यहाँ पे दोनों तरह के तीन का, चूँकि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की हम बात कर रहे हैं तो हमको दोनों नहीं दिखाना है, लेकिन दोनों भी दिखा सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके सीक्वेंस को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन ये डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, माइनस डेल्टा H2 अपॉन माइनस डेल्टा H2 अपॉन माइनस डेल्टा H2, ठीक है, अपॉन
डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, H2 3 है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और हाँ, उस पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर यहाँ पे 2 लगा है तो ये इक्वल टू इसके हो जाएगा डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन तो इंटू डेल्टा टी, ये आपका होगा, ठीक है। अब आप अपने बुक से ये एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है, एग्जाम्पल 4.2। सभी स्टूडेंट एक बार इसको करके देख लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बुक से पढ़ता हूँ, आपके इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 4.2, ठीक है। ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4.2, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। या तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूँ। 4.1 है, 4.1, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, 4.1 और 4.2। तो आज स्टूडेंट बस इतना ही रखते हैं, और फिर आगे जो है कि देखेंगे इस पर एक वीडियो, और बहुत सारे टॉपिक है उस पर बनाएंगे, तो उसको आगे भी हम देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, तो ये स्टूडेंट अब हमें जो है कि आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन 4.1 है, ठीक है। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 4.2 से रिलेटेड है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। दिया है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 318 Kelvin has been studied by the monitoring of concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of nitrogen pentaoxide is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation 2N2O5, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें एवरेज रेट के बारे में पूछा है। एग्जाम्पल जो है कि 4.2, तो आप लोग 4.1 और 4.2 के बारे में कर लेंगे। हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल 4.1 एंड 4.2 दोनों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, आपके पेज नंबर 100 पर इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी अच्छा इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स क्वेश्चन 4.1, ठीक है। देखिए 4.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन
ये कोई रिएक्शन दे रखा है, छोटी सी रिएक्टेंट जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोल टू 0.02 मोल इन 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एवरेज रेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है? एवरेज रेट के बारे में बात कर रहा है। और वहां पर आपको क्या क्या चीजें दे रखा है? एक तो कंसंट्रेशन दे रखा है, डेल्टा आर की वैल्यू दे रखा है, डेल्टा आर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एवरेज रेट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आपने पढ़ा है अभी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोल टू 0.02, 0.03 मोल टू 0.02 मोल, ये उसका कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि माइनस डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो R2 में से R1 को हटा दो, ठीक है। 0.03 में से 0.02 को माइनस कर दो, नहीं ये तो R1 माइनस R2 हो गया ना भाई, R2 माइनस R1 करना। हाँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये जो आएगा ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस 0.01 ये आ जाएगा। और ड्यूरेशन दे रखा है, ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है? इस काम के लिए कितने मिनट लगते हैं? 25 मिनट लगते हैं। डेल्टा टी आपका दे दिया है कितना है? 25 मिनट दे दिया। ये सारी चीजें गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है, जो इंटेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बेस पर आप डेल्टा आर की वैल्यू पता चल गई और डेल्टा टी की वैल्यू पता चल गई, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना जो है कि वहां पर होगा। तो आप देख रहे हो कि ये माइनस लगा है, माइनस हमने लगा दिया, डेल्टा आर की वैल्यू दिया है कितना? माइनस 0.0 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू भी दिया है 25, तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, और ये प्लस 0.01 अपॉन 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। यहां पर देखो, इसको आप ऊपर वाले को 100 कर लो, ठीक है। 100 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर 2 यहाँ से और 2 ऊपर वाले को, 10 की पावर कितना हो जाएगी? 4। भाई यहाँ पे आपने 10,000 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 10 की पावर माइनस 4, 25 4 जा 100, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। तो ये मिनट और सेकेंड दोनों में आपको निकालना है। तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटेक्ट क्वेश्चन आपने लगाया, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट इतना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर और प्रति मिनट, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, आंसर यही हो जाएगा।
अब वो सेकंड की बात कर रहा है तो सेकंड में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड में आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या करिए, टाइम को जो है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन सेकेंड लिख दीजिए कि इन सेकेंड, ठीक है। इन सेकेंड 25 से आपने इसको डिवाइड किया है तो उतना आया है 4.4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अपन 60 कर दीजिए, 4 इंटू 10 की पावर 4 है, अपन 60 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.66 इंटू 10 की पावर 3, एक जीरो जाएगा तो यहाँ से माइनस से 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको और भी चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो कि 6.6 इंटू 10 की पावर -6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, तो ये आपके दोनों आंसर है, ठीक है। अगर आपको आवर भी नहीं पूछता, सपोज करिए वो पूछा तो नहीं है, अगर आवर में जो पूछता तो आप क्या करते हैं, उसको और से डिवाइड कर देते, क्योंकि मिनट में आ गया है, आवर में पूछा नहीं है तो इसलिए हम आवर में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आवर में भी पूछता तो आप निकाल सकते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटेक्ट क्वेश्चन 4.2, तब देखो एक क्वेश्चन और है, उसको भी फिनिश कर देते हैं, इस साइड लगा देते हैं। इंटेक्ट क्वेश्चन 4.2, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इन ए रिएक्शन 2A, ये रिएक्शन थोड़ा दूसरे टाइप से दे दिया। दूसरे टाइप का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट लगाया और कुछ नहीं किया है, ये कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में जो है कि कन्वर्ट हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि इन ए रिएक्शन 2A प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल प्रति लीटर टू 0.4 मोल प्रति लीटर इन 10 मिनट। अच्छा, इसमें भी देखो क्या बोला है, इसने R1 को दे रखा है, R1 क्या दिया है, R1 यानी रिएक्टेंट 0.5 मोल, 0. क्या दिया भाई, 0.5 मोल प्रति लीटर टू 0.5 मोल प्रति लीटर से क्या हो जा रहा है टू 0.4 मोल प्रति लीटर। और इसके लिए टाइम उन्होंने दे रखा है, टी कितना है, टी दे रखे हैं, ये डेल्टा टी आ जाएगा 10 मिनट का समय लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, यानी जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.5 मोल प्रति लीटर, और 10 मिनट में ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, डिक्रीज फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल में 10 मिनट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि रेट को कैलकुलेट करिए। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो, डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लो, तो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब इसके लिए लगाना है तो सपोज कर लो कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो क्योंकि इसके लिए लिखा जा रहा है। अब इसमें से करोगे तो 5 में से 4.5 में से 0.4 जाएगा तो 0.1 आ जाएगा, वो माइनस में आएगा,
माइनस ऑलरेडी यहाँ से है, और 0. ये भी माइनस आएगा 0.1 अपान 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 0.1 अपान 20 है ना, 0.1 अपान 20 हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, 0.1 अपान 20 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, है ना। ये मिनट में दे रखा है ना, तो आप इसको और एक्सपेंड कर दीजिए। इसको आप 100/20 कर लीजिए, आसानी से कट जाएगा ये, और इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। हाँ, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। और कितना डिजिट हटाए, 1 डिजिट डेसिमल 2, तो 10 की पावर माइनस 3, ये बराबर कितना आ जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर और प्रति मिनट। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना, बाकी की जो टॉपिकें हैं उसको हम अलग वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे, काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।